आज की कहानी कब्रिस्तान से शुरू होती है, जहाँ एक ही रात में कुछ ऐसा हुआ जो सबकी सोच से परे होता है। शुरुआत में एक शराबी अपनी लाइफ को कोसते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा होता है। वो नशे में इतना धुत होता है कि वो एक कब्र के पास आकर बैठ जाता है और शहर जाने के सपने देखने लगता है। पर तभी उस सुनसान रात में एक अनजानी आवाज उनके कानों पे पड़ती है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, अचानक सभी कब्रें उसके तरफ आने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाया, जिसके बाद सुबह एक शहमी सी लड़की को एक रिक्शा में गांव की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जिसका चेहरा वैम्पायर्स की तरफ फीका और सफेद है। ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है। जहां कल रात हुई घटना के बारे में वो आदमी पुलिस को सब बता रहा है। उस कब्रिस्तान की सभी कब्र खुदी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। उस आदमी ने बताया कि कब्र खोदने वाला छऊ नाम पुकार रहा था, और चौंकाने वाली बात तो ये निकली कि एक चाऊ शुक्रकीन नाम का इंसान की कब्र खाली मिली। उसे याद आया कि शुक्रकीन का पोते ने उसे कल ही बताया था कि वो अपनी कॉलेज की छुट्टियों में गांव आ रहा है, और तभी वो इन गंभीर लड़की आकर बताती कि कब्र उसके दादाजी की है, और साथ ही अपनी आईडी भी साउ जॉनसन की दिखाती है। चाऊ सोरान भी उस वक्त रास्ते में था, जो अभी अभी गांव में उतरा है। वो काफी टाइम बाद अपने गांव को देखकर ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ इतनी तरक्की नहीं हुई। उसे लेने के लिए एक साथी भी आया है, जिसने कहा कि तुम पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिख रहे हो। तो जरूर सोरान की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, पर सिर्फ सोरान ही जानता है कि लड़कियों के मामले में उसका हाथ काफी तंग है। पर उसका दोस्त उसे जब सिंगल कह के उछड़ाता है तो सोरान का मुंह देखने लायक होता है। इंस्पेक्टर इजिसान ने उसे कल हुई सारी घटना के बारे में बताया और उसकी सौतेली बहन के बारे में बताया, जो छाओ योकोतो की दूसरी बीवी की बेटी है। और क्योंकि सोराम उस वक्त काफी छोटा था, तो और उसकी मॉम ने भी इस बारे में अभी नहीं बताया है, इसलिए वो एक दूसरे से पहले नहीं मिले। दरअसल उसकी मॉम ने ही अपने दादा की कब्र पर भेजा है। पर ओजेसन ने उसके पिता युकुतो के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो अपने पिता से नफरत करती है और कभी नहीं मिलने चाहती। ओजेसन ने उस आईडी पर उस लड़की का नाम छाओ हो जाओ देखा, तो हो सकता है कि सच में सोरान की बहन हो। इतना सुनते ही सोरान अपने दादा की कब्र को देखने चला जाता है, और ओजेसन के मना करने पर भी शाम के वक्त अकेला जंगल की ओर निकल जाता है। कब्रिस्तान पहुंचते हुए काफी अंधेरा भी हो जाता है और ठंड भी काफी बढ़ जाती है। सोरान को समझ नहीं आ रहा कि कोई उनके खानदान से इतनी नफरत कैसे करने लगा। इसका दोषी भी वो अपने पिता के मानता है। पर तभी उसे आवाज सुनाई देती है, जो किसी की कब्र खोदने की है। सोरान ने उसे सबूत के साथ पकड़ने का फैसला किया, पर उसने नहीं सोचा था कि यह काम एक लड़की का होगा। जब उसने उसके चेहरे पर जूम किया तो उस लड़की ने उसे देख लिया और सोरना पूरा जोर लगाकर वहाँ से दूर भागने लगा। पर जैसे ही वो रुके, किसी ने उसके सर पर फावड़े से हमला करके उसे बेहोश कर दिया, और आंखें खुलने पर उसने एक जिंदा लाश को देखा, जिसे उस लड़की ने काट डाला। ये वही लड़की है जो अपना नाम छाऊ हाउ बता रही थी। उसने सोरान को घसीटकर एक खाली कब्र में डाल दिया और कहा कि मैं तुम्हें आज यहीं दफना दूंगी। तब उसने छऊ शुक्रकीन का नाम लिया तो सोरान का इजुसन की बात याद आ गई। उसे याद आ गया कि वो लड़की हाउ की उसकी बड़ी बहन है, जिससे पहली बार मिलकर सोरान तो काफी खुश लग रहा है। वो अपनी बिछड़ी बहन से बातें करना चाहता है, पर हाउ ने उसे वापस अंदर धकेलते हुए कहा कि वो उसकी बड़ी बहन नहीं है, और उसने जो आईडी दिखाई थी वो नकली थी। जिसके बाद वो सोरान पर मिल्टी मारना शुरू करती है, और सोरान इतना तेज चिल्लाना शुरू करता है कि सारी लाश जिंदा होकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसने देखा कि हाउ तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो तो उन लाशों को अपने चॉपर से मार रही है। हाउ को लाशों की गाजर मूली की तरह काटते देखकर सोरान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। और वहीं हाउ भी अभी उन जॉम्बीज की चटनी बनाने में बिजी है। हाउ ने सोरान की ओर आ रहे जॉम्बी को भी मार भगाया, और ये सब देखकर सोरान के दिमाग पर असर होने लगा कि उसने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि ये सब एक बुरा सपना है, और जैसे ही वो इस सपने से बाहर आएगा, एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही होगी। पर इन सबसे हकीकत तो नहीं बदलने वाली। हाउ उसे बेवकूफ कहकर वहाँ से भाग गई, वो भी उसे जबी ज़ॉम्बीज के हवाले करके। हाउ पासी में खड़े एक सान नाम के आदमी के पास जा पहुंचती है। जब सान ने उसे हालत के बारे में पूछा तो हाउ ने बताया कि उसके खोदने पर भी छाओ शुक्रकीन की कब्र में कुछ नहीं मिला, शायद उसे पहले ही किसी ने निकाल लिया, और साथ ही उस पर चिगाशी ने भी हमला कर दिया, जो चाइनीज ज़ॉम्बीज होते हैं। हाउ ने बताया कि छाओ सोरान को जिंगसीस के बारे में अकेला छोड़ आई, पर सान ने कहा कि आम लोगों को इन सब में घसीटना गलत है। पर हाउ को लगता है कि वो नहीं मारेगा, शायद उसने सोरान में कुछ ऐसी एबिलिटी देखी है जिससे वो इतनी श्योर है। तभी ग्रावर्ट से एक तेज धमाके की आवाज आती है, जहाँ पहुंचने पर पता लगा कि सोरान ने वो धमाका कर सभी जिंगासीस को जला डाला है। सान ने कहा कि सोरान काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसने हाउ को फिर से उससे मिलने के लिए कहा। सान ने उसे सोरान की कॉलेज आईडी देखकर मजा करने को कहा, जिसमें उसने हाउ की फोटो चिपका दी। फिर एक चश्मे वाले बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके नाम राव है। राव अपनी साथी जचैन को छाओ शुक्रकीन की लाश मिलने की खबर देता है। लगता है जचैन के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। जब सोरान कॉलेज में अपनी सारी बुरी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हाउ उसके कॉलेज में पहुंच जाती है। जैसे सोरान ने उसकी फोटो अपने फोन से डिलीट की तो हाउ साक्षात आकर उसके बगल में बैठ गई और उसने हेलो कहा, जिसके बाद सोरान के होश उड़ गए।
अटेंडेंस के दौरान सोरान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और वो उसे आखिर क्या पूछे, पर उसने अपना सर पकड़ते हुए जब उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो हुआओ ने रूडली जवाब दिया कि वो क्लास के दौरान किसी से बात नहीं करती। क्लास के बाद सोरान ने उससे काफी गुस्से में कहा कि वो उसे हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था, पर तुम फिर भी बिना किसी सबूत के यहाँ तक कैसे पहुंची। सोरान ने उसे पुलिस कंप्लेंट तक की धमकी दे दी, जिसके बाद हुआओ अपना आईडी कार्ड पढ़कर सुनाने लगी, जिससे सोरान और भी ज्यादा चिढ़ गया क्योंकि उसमें लिखा है कि एक बात बनावटी है। सोरान ने उसे हमेशा के लिए दफा हो जाने को कहा। इतने में ही हुआओ जो सान को कॉल लगाती है और पूछती कि इस सोरान का क्या करना है। उसे जवाब मिला कि वो जो चाहे उससे करवा सकती है। हुआओ ने फैसला कर लिया कि वो सोरान को अपना नौकर बनाकर रखेगी। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वो सोरान से कुछ पूछना चाहती है। उसने पूछा कि सोरान ने जो हमला करके जिंगालीस को मारा था, क्या वो हुआओ को भी हमला सिखाएगा। वो जान चुकी है कि सोरान कोई आम लड़का नहीं है, उसके पास खतरनाक शक्तियाँ हैं जो दुनिया के सामने लाना अभी बाकी है। जब सोरान ने उसे बताने से मना किया तो हुआओ ने फिर एक बार अपना चॉपर उसकी गर्दन पर रख दिया और फिर से कहा कि उसे वो हमला भी देखना है, पर अपनी शक्तियां खुलेआम इस्तेमाल करने पहले सोरान का अपना वादा याद आ गया जो उसने अपनी दादाजी से किया था। एक दिन सोरान ने अपनी कुंफू से एक बच्चे को बुरी तरह पीटा था। उस दिन उसका पिता युद्ध के उसके बाद उसे सजा देने के लिए वाला था। तभी उसके दादाजी ने आकर उसे माफ करने के लिए कहा और सोरान को समझाने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए उसे तुम्हें अपनी शक्तियों को छुपा कर रखना चाहिए, नहीं तो छोऊ परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। जब सोरान ने इस बात को जवाब मांगा तो उन्होंने उसे सही टाइम आने का इंतजार करने को कहा। वो चाहते थे कि सोरान कभी अपने पिता का आयत ना सोचे, पर वो अपने डैड की पिटाई से तंग आ चुका है। सोरान बचने के लिए कोई नई तकनीक सीखना चाहता था। उसके दादाजी ने उसे एक नमूना दिखाने के लिए योतुबे को काफी दूर से हवा में उछाल दिया और कहा कि जब तुम बेसिक सीख जाओगे तो मैं तुम्हें ये तकनीक सिखाऊंगा। पर सोरान तो ऐसी कुंफू को नहीं सीखना चाहता था जिससे वो दूसरों को सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर उसके दादाजी ने बताया कि उनकी फैमिली एक जिंगू से परिवर्तित है, और जिसका मतलब है कि उन्हें दूसरों से अलग समझा जाता है, क्योंकि आम लोग हमेशा अपने से अलग लोगों से डरते हैं और इससे उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। अगर आप ज्यादा काइंड या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इन्हीं बातों के बीच में हुआओ सोरान के सामने आ खड़ी होती है और अब सोरान के पास उसका सामना करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचता। अपने अंदर के आग को बाहर लाने के लिए उसके दादाजी ने उसे कुछ शब्द बताए जो हैं तीची, गोचाओ, बाकी गोचैन। अगर आपका पाला किसी आउटसाइडर से पड़ता है तो उस पर अपनी कोकाओ पावर इस्तेमाल करने के लिए कतई नहीं झिझकना चाहिए। इसलिए उसने हुआओ के सामने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। तभी हम छोऊ सोकोक्रीन की लाश को देखते हैं जो रेओ के सामने पड़ी हुई है। रेओ उसका ऑरा कलेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि शुक्रकीन जैसे इंसान के शरीर में मरने के बाद तक एनर्जी होती है जो जिंगाशी उसके लिए शुक्रकीन का शरीर लाया है। वो रियो को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर रियो ने कहा कि उसके काम में जिंदा लाशों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसके बाद वो जिंगाशी थोड़ा भड़क गए। रियो फिर उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसे कब्रिस्तान में लाशों को खोदते हुए दिखा गया था। उसके हुलिये और कपड़ों से तो वो कोई आम लड़की नहीं लगती। वो चाहता कि उसके भूत साथी उस लड़की से दूरी बनाकर रखे। रियो चाहता कि सोरान को भी उसके पास लाया जाए, जिंदा या मुर्दा, जिसके बाद उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेगा और अगर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है तो वो वहाँ से विदा ले सकते हैं। जिसके बाद उसकी मनचली साथी जजान वहाँ आ जाती है और उसे पीछे से पकड़कर कहती है कि हम उन्हें जिंगाशी प्रैक्टिशनर रख सकते थे। उसने कहा कि रियो काफी शरारती है और अगर वो इसी तरह नखटपन दिखाता रहा तो उसे खा जाएगी, पर रियो ने बात करने के लिए शुक्रकीन की लाश का इशारा कर दिया। जिसके बाद जेचैन ने एक लाश को भी नहीं बख्शा और उसे अपनी अदाएं दिखाने लगी। उसने कहा कि शुक्रकीन का मुर्दा शरीर में भी एक अलग जी जोश है। कितना अच्छा होता अगर वो दोनों एक ही उम्र के होते। उसकी हरकतें देखकर रियो का चेहरा लाल पड़ गया और वो समझ गया कि जेचैन वाकई लड़कियों से कुछ ज्यादा ही अलग है। वहीं हम देखते हैं कि सोरान का कुंफू हुआओ के काला के सामने कुछ खास काम नहीं आया और वो आसानी से हार गया। अब हुआओ चाहती है कि वो जल्दी से उसका गुलाम बन जाए ताकि उसे और मेहनत ना करनी पड़े। सोरान की हालत ऐसी है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं है। हुआओ उसके शरीर के वो सीक्रेट जान चुके जिन्हें लीक करते ही मानो सोरान की इज्जत का कॉलेज में फौलदा बन जाएगा। हुआओ अब उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आई। उसने कहा कि अगर उसकी इसी इज्जत को सबके सामने बड़े पर्दे से उतार दिया जाएगा जिसके बाद सब जान जाएंगे कि आज तक सोरान सिंगल क्यों है। ये सब सुन के सोरान को हार माननी ही पड़ी। उसने अपना सर झुकाकर कहा कि तुमने जो करना है वो करो, आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हुआओ चाहती कि वो उसे नाम से नहीं बल्कि मास्टर कहकर इज्जत से बुलाए और जब तक सोरान को अंधेरा होने के इंतजार करना होगा ताकि उसका जुलूस पूरे शहर में ना निकले। तभी वहाँ पर एक मनचला लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उनकी हरकतें देखकर सोरान को खुद पर एक और फिर से शर्म आने लगी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सिंगल होते हुए भी उसे ये दिन देखना पड़ेगा। वो हुआओ को बस खत्म कर देना चाहता है। इसी के साथ कुछ कपल रात के चांद का नजारा ले रहे होते तो उन्होंने एक पिक्चर भी देखी जो अगले दिन वायरल हो गई क्योंकि उसमें एक वस्त्रहीन इंसान देखा गया जिसे आठवां अजूबा समझा जा रहा है, पर असल में वो छोऊ सोरान है जो इन सब से बिल्कुल अनजान है।
अगले दिन लेक्चर के दौरान जब सोरान का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है तो वो हुआओ से पूछता है कि वो आखिर इतनी फोकस होकर कैसे बैठ सकती है। जिसके बाद उसने सोरान को वायरल हो रही पिक्चर दिखाई जिसे लोग 8वां अजूबा समझ रहे हैं। अगर लोगों को पता चला कि वो अजूबा सोरान है तो शायद उसकी बची किची इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। रात को सोरान इसी टेंशन में था और दोस्तों को पूछने के बाद भी उसने घर रुकने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। खास बात यह है कि एक लड़की की है जो उससे मिलना चाहती है। केनकेन के सोरान ने उस रात काफी लंबी बातें की। उसे पता लगा कि वो उसके कॉलेज का एक लड़की है और उस दिन उसे लगा कि उसके दादाजी सही कह रहे थे कि किस्मत बिन पैंदे लोटे की तरह है जो कभी भी पलट सकती है। इसलिए बुरे टाइम में भी हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए। उसे लगा कि कम से कम अब वो एक सिंगल ग्रेजुएट नहीं कहलाएगा। लेकिन सोरान की सबसे बड़ी परेशानी तो उसकी नई मालकिन हुआओ है। किसी ने उसे आज रात मिलने का ऑर्डर दिया है। वो नहीं आएगा तो उसका हश्र सोरान भली भांति जानता है। पर सोरान इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इतनी सुंदर लड़की के लिए वो थोड़ी बेइज्जती नहीं झेल सकता। उसने अपना फोन ही ऑफ कर दिया ताकि हुआ तो क्या उसके चाचा भी उसे नहीं ढूंढ पाए और तभी अपनी पहली डेट के लिए थोड़ा नर्वस महसूस करता है। इतने में ही कैनकैन उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई जो दिखने में फोटो से भी ज्यादा क्यूट और सुंदर है। सोरान उसकी खूबसूरती में थोड़ा खो सा गया। कैनकैन ने पूछा कि क्या तुम्हें ये जगह पसंद है तो उसने कहा कि हाँ ये काफी खूबसूरत है, तुम्हारे आने से तो ज्यादा 4 चांद लग गए हैं। कैनकैन चाहती कि सोरान उसे वो जगह ठीक से दिखाए क्योंकि कैनकैन पहली बार यहाँ आई है और क्योंकि वो घर से काफी कम निकलती है। उसके दोस्त भी काफी कम है और यही तो सोरान चाहता था। वो सोरान को कसकर पकड़ लेते और कहते कि हमें कुछ खाने के लिए चलना चाहिए। वहीं हुआओ उसे फोन लगाकर परेशान है पर उसके दिया फोन में लोकेशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी है। पर जो सान को लगा कि हो सकता है कि सोरान को सच में कुछ जरूरी काम हो पर हुआओ तो उसे नहीं छोड़ने वाली, तो उसे जिंदगी का डिसिप्लिन समझाकर रहेगी। होटल में कैनकैन इस तरह खाना एंजॉय कर रही होती है जैसे उसने पिछले कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं हो। उसने सोरान से कहा कि काफी टाइम बाद वो अच्छा खाना खा रही है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। पर सोरान को अभी भी नहीं लगता कि वो दोनों एक ही स्कूल में है। पर कैनकैन खुद को इंट्रोवर्ट बताते थकती ही नहीं है। उसने कहा कि जब से सोरान ने स्कूल छोड़ा है तब से वो उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह छाया है और आज जब वो सोरान से मिली तो आज वो काफी ज्यादा खुश है। ये सब सुनकर सोरान का चेहरा चटक कर लाल पड़ गया। उसने कहा कि मेरा लड़कियों से कुछ दूर का फैसला है। पेट भर खाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर वापस चला जाए। कैनकैन ने जैसे ही पूछा कि क्या सोरान उसके रूम में चलना चाहेगा तो पास ही है तो वो चौंक गया। पर जब उसने कैनकैन को रूम देखा तो असली झटका तो सिर्फ वहाँ लगा क्योंकि वो एक आलीशान रूम में रहती है। पर कैनकैन थोड़ा शरारती मूड में है। सोरान को समझ नहीं आया कि वो एक ही दिन में कैसी लड़के से इतने करीब आ गया। आखिरी 20 साल के इंतजार के बाद उसे कोई मिल गया जो उसे सच में चाहता है। पर कुछ ही देर में सोरान उसके इरादे समझने लगा। वो जान गया कि इसके पीछे कैनकैन का कुछ गलत इरादा है। उसने बताया कि उसने सोरान के गले पर जहर छोड़ दिया है। इसके बाद उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसे चुटकी बजाते ही कमरे में कुछ लोगों ने आकर घेर लिया। उसने पूछा कि तुम मुझसे चाहते क्या हो तो कैनकैन ने हंसने लगी क्योंकि सोरान एक काफी आसान शिकार निकला। सोरान को लगा कि वो भी एक हाओ की तरह एक आउटसाइडर है इसलिए वो चुप रहने वाला नहीं है। वो लड़ने के लिए जैसे ही तैयार हुआ उसने देखा कि वो किनोकी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और ये सब उसके जहर का असर है। इसके बाद उन जंगालीस ने उससे कब्जे में ले लिया। सोरान ने पूछा कि क्या तुम ही लोगों ने मेरे दादाजी की लाश चुराई है तो उसने कहा कि हम वही करते हैं जो हमसे कहा जाता है। पर तभी हुआओ और जुशन को पता चला कि सोरान किसी मुसीबत में है और तेजी से हाँफ रहा है। कासान को लगा कि ये काम जेंसेई ग्रुप का हो सकता है क्योंकि जब हुआओ ने खुदाई की थी तो वो वहाँ शाकुरकीन की लाश गायब थी। वो जानते कि उनसे ढूंढना आसान काम नहीं होने वाला। रियो को भी खबर मिल चुकी कि किराशी प्रैक्टिशनर ने सोरान को पकड़ लिया और वो उससे यहाँ जल्दी लेकर पहुँच रहे हैं। जयचैन ने कहा कि फिर तो उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए, पता नहीं उसे अपने ऊपर काबू कब आएगा। कुछ ही देर में कैनकैन सोरान को उठाकर ले आया। कहने लगी कि रियो को उन्हें जिंसाई में शामिल करना होगा। रियो काफी खुश है और उसने अपना वादा पूरी निभाया। पर कैनकैन किसी तरह का सबूत चाहती है जिससे वो ग्रुप की पक्की मेंबर कहलाए, जैसे कोई कार्ड या फिर कोई टैटू। पर इन सब फॉर्मेलिटीज का कोई जरूरत नहीं। पर कैनकैन अभी भी कंफ्यूज है इसलिए रियो ने कहा कि इतनी मेहनत करने का बाद हम तुमसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं। रियो को राग समझाने के पर भी उसे समझाना दीवार में सर मारने जैसा है तो बहस तो चलती रहेगी। पर जयचैन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने सोरान को आजाद कर दिया और उसके साथ अपमानजनक हरकतें करने लगी। रियो ने कहा कि कम से कम यहाँ का काम तो निपटा लो, उसके बाद जो चाहे करना। रियो ने सोरान से कहा कि मुझे तुम्हारे दादाजी की लेगेसी चाहिए और सोरान के मना करने पर भी उसने एक नहीं सुनी। रियो ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि वो लोगों की आत्माओं के साथ डील करता है पर सोरान को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे तो बस उनकी जान का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। लेकिन अचानक उसके इरादों पर पानी फेरने वाला कोई पहुंच जाता है जो सैन और फू हुआ है। सोरान जोर जोर से उनकी देखकर मदद मांगने लगता है पर सैन जानता है कि एक साथ मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है।
जब जोचेन की नजर जोसान पर पड़ी तो उसके ख्याल कुछ बदल से गए। उसने कहा कि कुछ देर पहले तो सान के बारे में ही सोच रही थी, तो क्यों ना लड़ाई वगैरह को साइड में रखे, जो कुछ देर उसके साथ खेलना पसंद करेगा। पर सान ने साफ इनकार कर दिया। उसकी सदा ने जोचेन को और भी ज्यादा दीवाना बना दिया। रियो को उन दोनों के अलावा किसी और के भी होने का एहसास हो रहा है। जब जोचेन काफी बोल चुकी तो रियो ने बिना सोचे अपने दोनों छुरे निकाल लिए और वो उन्हें जान से मारने के लिए तैयार हो गई। केन ने कहा कि सबसे पहले हुआओ को अपने पसंदीदा शिकार जिंगासिस से लड़ना चाहिए और उनसे कई सारे गड़े मुर्दों को जमीन से निकालने शुरू कर दिए। जैसे वो इन सब के बारे में पहले से जानती थी, जोसान ने आखिर बार कहा कि वो कभी लड़ने के मूड में नहीं है, वो बस सोरान को वापस ले जाना चाहते हैं। पजडीर टूटने के बाद जोचेन उसे ऐसा करने के लिए दे सकती है। जिसके बाद जोसान ने बड़े बड़े पत्थरों से मुर्दों को मारना शुरू किया। पर अब जोचेन भी इस लड़ाई के लिए सीरियस नजर आने लगती है। जैसे ही हुआओ उसे मजा चखाने आगे बढ़ी, जोचेन ने अपना अंदाज उसके वार को बेअसर कर दिया। इससे पहले हुआओ कुछ करती, जोसान ने उसे वापस खींचकर समझाया कि जोचेन को हल्के में नैलम भारी पड़ सकता है क्योंकि वो जेंसाई की बोन स्कैर्पर है। केन जोचेन के अंदाज को देखकर काफी खुश है। अब वो जेंसाई की मेंबर होने के गर्व महसूस कर रही है। फिर तभी जोसान को साथी सरूस जमीन के नीचे से आता है और सोरान को लेकर राफू चक्कर होने लगता है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए वो दोनों जमीन में रगड़ खाते हुए जोसान के पैरों में गिरते हैं। सोरान काफी खुश लग रहा है, पर तभी हुआओ उसके सर पर छुरी नक्कर पूछने लगती है कि उसने अपना होन बंद क्यों किया। जब वो बहाना बनाने लगा तो हुआओ ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको डराने के लिए जहरीला बॉम्ब देकर शरीर से अलग कर दिया, जिसके कारण उसकी पावर्स उसकी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। फिर जोचेन ने उसे उसका हाल पूछा, जिसके बाद सोरान को भी उससे दादाजी की बात याद आ गई। जब उसने पहली बार कोकाओ इस्तेमाल करना सीखा था तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसके दादाजी ने बताया कि ऐसा कोई प्राउड इंसान नहीं है जिसका अभिमान ने उसे तबाह नहीं किया हो। वो सोरान को समझाना चाहते थे कि बहुत जल्द खुद को महान समझना मुश्किल खड़ी कर सकता है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, इसलिए जल्दबाजी से नुकसान होता है। पर सोरान को तो याद ही नहीं कि उसके साथ अच्छा कब हुआ था। तो उन्होंने समझाया कि हर बार दुख के अंधेरे के बाद एक सुहानी सुबह हो रही है, लेकिन उन्हें हार कर बैठना बेवकूफी है और इन मुसीबतों को इल्जाम भी किसी और पर डालना गलत है। शाकुरिन की वजह से सोरान को नया पाठ सीखने को मिला, जिसमें वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। पर इस वक्त सोरान को लग रहा है कि वो गलत थे, क्योंकि उसकी मुसीबतें तो खत्म ही नहीं होकर दे रही। जोसान ने कहा कि वो छाओ सोरान को तो यहाँ से ले जा रहा है और साथ ही वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद उसने A1 कंपनी के लोगों को वहाँ से बुला लिया, जिन्होंने रियो और जोचान को घेर लिया। केन इस बीच थोड़ा डर गई। रियो ने कहा कि अगर जान बचानी तो बिना रुके भागो, पर जोचेन तो माटक के चल रही है। उन गार्ड्स ने ज़ॉम्बीज़ को भी चित कर डाला। जब जोचेन अपनी बाइक पर सवार होकर निकलने ही वाली थी तो जोसान ने उसे जाने देने के लिए कहा, और क्योंकि वो जानता है कि जोचेन जितनी सिडक्टिव है उतनी खतरनाक भी है, पर जोसान उसे एक दिन कब्जे में जरूर लेगा। हुआओ सोरान से कहने लगी कि अब तुम आजाद हो और मेरा ऑर्डर है कि तुम हंसो। अब वो कैसे बताए कि उसे अभी भी आजादी महसूस नहीं हो रही। उसे याद है कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि उसका कोई लड़की बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और आज वो मौका भी उसके हाथ से छूट गया। हुआओ ने कहा कि तुम्हारी किस्मत भी बुरी है, इसलिए क्योंकि तुम बेवकूफ हो और तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक लड़की को अट्रैक्ट कर सके। आखिर एक बेवकूफ और अनुकूल लड़के से दोस्ती करना कौन चाहेगा। इतना सुनते ही सोरान अंदर और बाहर दोनों से टूट गया। रियो और केन एक वैन में दम दबाकर भाग रहे हैं, पर दो गार्ड्स ने उनका पीछा तभी तक नहीं छोड़ा, जिसमें से एक तो उनकी वैन के आगे ही कूद पड़ा। रियो ने अपनी पावर से उसकी रूह को शरीर से अलग कर दिया। जब उसके दूसरे साथी ने ये सब देखा तो उसने लगातार वैन पर हमला करने शुरू कर दीजिए, जिन्होंने रियो को आखिर तक पीछा किया और केन वैन के नीचे लटक गई। जब उसने मदद मांगी तो रियो ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम जेंसाई को अभी तक समझ ही नहीं पाई। आखिर कोई बिना रिसर्च के उनके क्लैन से जुड़ने की गलती कैसे कर बैठा। इसी के साथ रियो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जोसान ने हुआओ से सोरान को इंडस्ट्री लाने के लिए कहा। जब अगली सुबह उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया और ना खोलने पर उसके 2 टुकड़े कर डाले। इतनी सुबह आकर हुआओ उसे मार्केट की ओर ले आई। सोरान के कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब भी उसे जोसान से मिल जाएगा। कुछ देर में हुआओ उसे एक्सप्रेस डिलीवरी में ले जाती है जहाँ वो काम करती है। उसने अंदर वही कारीगर देखे जो कल ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़े थे। सोरान को लगा कि यहाँ जरूर कोई सीक्रेट बेस होगी, पर इतने टाइम में जोसान की आवाज आती है जो बताता है कि ये तो एक नॉर्मल इंडस्ट्री है। वो जानता है कि सोरान के मन में इस वक्त हजारों सवाल दौड़ रहे हैं। उसने फिर से अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि हम सभी आउटसाइडर्स हैं, वो लोग जिनके पास आम लोगों के मुकाबले कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, बिल्कुल सोरान परिवार की तरह। सोरान जानना चाहता है कि एक आउटसाइडर होता क्या है। जिसके बाद जोसान ने कहा कि हम सबके पास एक एनर्जी होती है जिनसे कम आसपास की चीजों को कंट्रोल करते हैं, और इस एनर्जी को की कहा जाता है। चाहे कोई महसूस कर पाए या ना, पर हाँ, आउटसाइडर्स के पास की होती है। या तो वो पहले ही उसके शरीर में मौजूद होती है या फिर उसे पैदा किया जा सकता है।
पर सुरान को लगता है कि कुंग-फू तो उसके दादाजी ने उसे सिखाई है, जिसके बाद जोसान उसे चलते हुए बताता है कि उसकी शक्तियाँ पहले से ही इनहेरिट थी, पर सुरान की कुकाऊ टेक्निक ने उसकी की को जगाया है। सुरान ने पूछा कि क्या जेंसेई के लोग भी आउटसाइडर्स हैं, और हैं तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे थे। दरअसल जोसान खुद भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। उसने सुरान से टाओइज्म के बारे में पूछा, क्योंकि कुछ टाओइस्ट जो मंदिरों को बर्बाद कर रहे हैं वो आउटसाइडर्स ही हैं। उसकी बातें सुनकर सुरान के दुनिया देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने लगा। हर स्कूल के आउटसाइडर्स के लिए अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को गलत और सही दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जेंसेई उनमें थोड़ा अलग है। वो सिर्फ क्वीन जिंग स्कूल में विश्वास रखते हैं, जिसके अनुसार वो सिर्फ अपने मन ही करता है और किसी रूल से बंधे नहीं रहना चाहते। सुरान ने पूछा कि वो आखिर उसके पीछे क्यों पड़े हैं, जिसके बाद जोसान ने कहा कि क्यों ना उनके मेंबर से ही पूछ लिया जाए। उन्होंने जब गेट खोला तो अंदर केकेन को बैठा देखा, जो रयू क्लैन की मेंबर रह चुकी है। जोसान ने बताया कि केनकेन की फैमिली ने उसके गायब होने की खबर कुछ दिनों पहले लिखवाई है, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। केनकेन बेवकूफ निकली कि उसने बिना पूछे जेंसेई को ज्वाइन कर लिया। वो नहीं जानती कि ये इतना खतरनाक हो सकता है, पर केनकेन ने काफी रूड तरीके से उसे चुप करवा दिया, क्योंकि इस मामले से जोसान का कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वो उनकी एक्सप्रेस डिलीवरी के बारे में भी सब कुछ जानती है, जो एक आउटसाइडर्स के काम में दखल देने के काम करती है। लेकिन एक बात से वो परेशान है, जो है सान की घटिया कंपनी पूरे देश में फैल रही है। जब उसने एक्सप्रेस डिलीवरी पर उंगली उठाई तो सुरान को भी जो सान पर शक होने लगा, जिसके बाद जो ने कहा कि वो तभी एक्शन लेते हैं जब कोई आउटसाइडर गलत करता है। उसने कनकन के सामने एक डील रखी, जिसमें उसे छोड़ तो दिया जाएगा, पर उससे पहले ही उसे जेंसेई के सीक्रेट यहाँ उगलने होंगे। पर केनकेन ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि तुम मुझे चाहे पुलिस के हवाले कर दो, पर मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाली, क्योंकि वहाँ सिर्फ उसे थोड़ी तोड़फोड़ की सजा मिलेगी। जो सान समझ नहीं पा रहा कि सिर्फ कुछ ही दिनों में केनकेन सेंसेई के लिए काफी वफादार हो गई है, क्योंकि वो तो रयू क्लैन की जानी मानी सिंगासी प्रैक्टिशनर है। ऐसा करके वो अपने परिवार का नाम खराब कर रही है। केनकेन को तो चाहती है तो रयू क्लैन और जिंगासी आर्ट से धरती से ही खत्म हो जाए। वो बचपन में अपने क्लैन की अकेली उत्तराधिकारी थी और एक बच्ची होने के कारण उसके साथ ऐसा जबरदस्ती हुआ। केनकेन ने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ घर में लाशों की तरह साथ गुजारे हैं, और उसने उस दौरान किसी बाहर के जिंदा इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। उसे जबरदस्ती वहाँ रखा जाता और मारा पीटा भी जाता है, इसलिए केनकेन ने लाशों को भी अपना सब कुछ मान लिया था। पर उसे उस दिन का इंतजार था जब वो अपने एक ही स्पेल को कंट्रोल कर लेती, और जैसे ही वो 15 की फाइनली उसे आजादी मिली। पर उस दिन के बाद उसे ये कहा गया कि वो एक आम इंसान की जिंदगी ही जिएगी, और अगर उसे स्पेल से लाशों से दूर ही रहना था तो फिर 15 साल बर्बाद करने की क्या ही फायदा हुआ। जब उसने जवाब मांगने शुरू किए तो उसने कहा कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। अब केनकेन इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उसके पास जेंसेई जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। लेकिन तभी उस कमरे में एक शख्स आ पहुंचता है, जो सैन का भाई जोयान है। यॉन एक कैजुअल किस्म का इंसान है, इसलिए उसने कहा कि एक मामूली लड़की को हैंडल करना तक तो जोसान की बस की बात नहीं, और इतने में उसने केनकेन पर हाथ उठा दिया। सबके मना करने पर भी वो उसे बेरहमी से पीटने लगा। जब जोसान ने उसे जवाब देने को आखिरी मौका और कहा कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तो केनकेन समझ गई कि वो अब बचने वाली नहीं। उसने कहा कि मैं इंचार्ज हूँ, इसलिए जो मेरा मन करे वो मैं कर सकता हूँ। पर चोऊ सोरान ने उसे पीछे से पकड़ा और कहा कि तुम अगर एक लड़की पर हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा। जब उसने जोसान से पूछा तो उसने भी यही कहा कि अगर केनकेन सब कुछ बताती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद उन तीनों में बहस होने लगी और उन्हें अपने लिए आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है, और कनकन ने सब बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो चोऊ सोक्रेकिन की लेगेसी की तलाश में थी। कुछ टाइम पहले एक आउटसाइडर ने जेंसेई की कई लोगों को बुरी तरह मारा, और तब से जेंसेई ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया। पर बाद में पता चला कि जिस आउटसाइडर ने काइतेगेम इस्तेमाल की थी वो था चोऊ सोक्रेकिन। फिर जो सान ने यॉन से पूछा कि क्या उन्हें स्पेशल फोर्स बुलानी चाहिए, तो उसने कहा कि उसे तो फिलहाल सोरान में इंटरेस्ट है। यॉन उससे काइतेगेन के बारे में जानना चाहता है, पर असल में तो काइतेगेन का नाम ही सोरान ने पहली बार सुना था, क्योंकि उसके दादाजी ने तो सिर्फ कन को ही सिखाया था। पर सभी को लगता है कि काइतेगेन टेक्निक का उत्तराधिकारी सोरान ही है, इसलिए सब उसके पीछे पड़े हैं। जब सोरान की नजर सारू पर पड़ी, जो लड़कियों के सपने में अभी तक डूबा पड़ा हुआ है, तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो अकेला बंधा हुआ है। जोसान ने कहा कि अचाचन के पास लोगों की फैंटेसीज कंट्रोल करने की शक्ति है, इसलिए उसने सारू को छूकर अपना गुलाम बना लिया। तभी जोसान चाहता था कि हुआओ उससे दूर रहे। चाओ को हुआओ में भी जेचन दिख रही है। जो यान ने कहा कि पहली बार किसी लड़के को हुआओ पसंद आई। जो सान सोरान से कुछ अकेले में डिस्कस करना चाहता है। उसने बताया कि वो आउटसाइडर्स को माहौल खराब करने से रोकते हैं, ताकि उनकी दुनिया में एक भी बैलेंस बन सके।
वो चाहता कि सोरान भी उन्हें ज्वाइन कर ले, क्योंकि इससे बढ़िया तो कोई काम हो ही नहीं सकता। पर सोरान ने तो कहा है कि वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे बैठे बैठे पैसे छापने हैं। पता नहीं आजकल के लोगों की सोच कब बदलेगी। सोरान को उनका काफी काम खतरनाक लगता है, पर जो सान का वादा है कि उसे सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। पर सोरान को लगता है कि मरने के बाद कोई सैलरी लेकर क्या ही करेगा। उनकी बहस के बीच जोयान परेशान हो रहा है। उसने कहा कि हुआओ अब सोरान को समझ सकती है, पर उसने तो सोरान को धरती पर पटक कर बात से पीटना शुरू कर दिया और सोरान ने आखिरकार उनका ऑफर कबूल कर ही लिया। जिसके बाद जोयान ने उसे एक फॉर्म भरने को कहा। वो चाहता है कि सान की जगह वो हुआओ और सोरान को इंचार्ज बनाए। आज रात भी रोज की तरह सोरान अपनी किस्मत को ही कोस रहा है, पर अचानक उसे फिर से एक आहट सुनाई देती है और बाहर देखने पर उसे एक अजीब एलियन थैली में भर के वहाँ से गायब हो जाता है। जो सान जानना चाहता है कि यॉन को सोरान में इतना खास इंटरेस्ट क्यों है, क्या काइटेगिन की वजह से तो नहीं। उसने कहा कि जिस इंसान में जेंसेई जैसी क्लैंस इंटरेस्टेड है तो वो क्यों ना हो। फिर वो छोटा सा एलियन सोरान को कुछ लोगों के पास लाकर पटक देता है, जहाँ एक बच्ची उसे शाबाशी देती है। जैसे ही उसने वो ठेला खोला, सोरान कूदकर उससे बाहर आ गया और कहने लगा कि तुम जेंसेई के लोग कब सुधरोगे। पर वो लोग जेंसेई ग्रुप के नहीं बल्कि क्लैन के हैं। उन्होंने वही किया जिसका जोआन को पहले से ही शक था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सोरान को अपने चेयरमैन से मिलाना चाहते हैं। अब इन सबसे सोरान काफी तंग आ चुका है। यॉन ने कहा कि जब से जोसान ने काइटेगन स्टाइल की बात फैलाई है, सोरान की मुसीबतें अब और बढ़ भी जा रही हैं। हालांकि उसने अब खुद भी शाकुरिकिन के बारे में रिसर्च की, पर जोयान के हाथ कुछ खास नहीं आया। पर इतने में कुछ और लोग आकर सोरान को अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि उनके मास्टर का आदेश है। जब वो बच्ची उन्हें देखकर चिल्लाने लगी तो उसकी साथी उसका मुंह तो बंद कर देती है, क्योंकि उनके सामने खड़ा आउटसाइडर काफी स्ट्रॉन्ग है। उसने उन दोनों को वहाँ से दफा होने के लिए कहा। वो राइसकुन क्लैन का तेंसुफी है जो सोरान को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर सोरान भी इतनी आसानी से उनके साथ जाने के लिए राजी नहीं है। इसलिए उसने लड़ने का फैसला किया। लेकिन रेगेकुसमा के साथ भी काइज़ुकिन टेक्निक जानते हैं, जो यॉन पहले से जानता था कि राइसकुन सोरान को अपने साथ ले जाने की कोशिश जरूर करेगी। इतने में ही टेनगैशी की एक मेंबर हुआओ के पास जा पहुंचती है। जब हुआओ ने पूछा कि तुम हो कौन, तो वो ना पहचान पाने का कारण थोड़ा चिढ़ गई। उसने कहा कि वो सोरान को अपने साथ ले जाएगी और इस बात की खबर वो चाहते तो जोसान को भी दे सकती थी, पर हुआओ ने तो उसे इग्नोर ही कर दिया। तो जाते देख वो लड़की अपने संतुलन खोकर उसे एक्सप्रेस डिलीवरी को भला बुरा कहने लगी। पर जब उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने हुआओ पर हमला कर ही दिया, जिसके लिए वो तैयार थी। और अगली हमले ने उसके चेहरे का हाल बिगाड़ दिया, जिसके बाद उन दोनों में दमकर फाइट होती है। तब हुआओ को याद आया कि वो लड़की फू सीन है। हुआओ पहले से भी उससे लड़ चुकी है। उसने कहा कि सोरान चाहे तो कहीं भी काम करे या फिर कोई भी क्लैन उसके पीछे हो, वो बस सोरान को अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है। तीन हराने की हजाऊ जैसी लड़की को भी किसी से हमदर्दी हो सकती है, पर आज ही वो सोरान को उससे अलग कर देगी। पर तभी पास के जंगल से एक एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि सोरान और रेग्युकू के साथियों के बीच हो रहे मुकाबले के कारण है। वो जान चुके हैं कि सोरान किंजो और तेंसुबी टेक्निक का मास्टर है, इसलिए उससे मुकाबला करना इस बार रेग्युकू खुद आ जाएगा। पर सोरान ने उसे पहली चेतावनी दे दी कि वो अपनी ज्वाला से उसे भस्म कर डालेगा। जैसे ही वो रेग्युकू की ओर बढ़ा, सोरान ने उसकी ताकत का नमूना चखा, क्योंकि उस पर केंको तकनीक का विफल हो जाती है। सोरान उस पर हमला करते रहा, पर रेग्युकू पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। उसने सोरान को जैसे अपने काबू में कर रखा है। यॉन ने जो सान को तेंसुफी का डिक्लेरेशन लेटर दिखाया, जिसने उसका इंटरेस्ट सोरान में और ज्यादा बढ़ा दिया। रेग्युकू ने कहा कि वो नहीं जानता कि सोरान के पास किनकोजू कहाँ से आ गई, पर वो उससे अपनी कमजोर स्किल से तेंसुफी का नाम खराब करने को नहीं देगा। उसने सोरान को चित कर दिया और उसे वहीं छोड़कर जाने लगा। पर सोरान ने अभी भी हार नहीं मानी है। सभी जानते हैं कि उसकी इस बेवकूफी पर रेग्युकू उसे छोड़ेगा नहीं। सोरान अब नए लोगों को बीच आकर एक्साइटेड था ताकि उसके कुछ नए दोस्त बन पाए, पर आखिर में उसके काइटेगन ने सब पलट कर रख दिया। इसलिए उसके दादा से ही कहते हैं कि अपनी पावर्स को हमेशा छुप कर रखना चाहिए। अब सोरान इस जादुई दुनिया से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो चाहता है कि रेग्युकू उसे नहीं खत्म कर देगा। उसने सोरान को चेतावनी दी और आगे बढ़ा, पर तभी उसे हुआओ की आवाज सुनाई दी और वो कहती कि तुम मेरे नौकर हो और तुम्हें किसी भी तेंसुफी वॉरियर से जरा भी डरने की जरूरत नहीं। उसने सोरान को मोटिवेट किया कि वो उसे अपना सर उठाकर जीना होगा और आकर उसे एक चांटा मारा, क्योंकि सोरान ने अपनी मालकिन को उसके नाम से बुलाया। वो सीन भी जानती है कि आज सोरान को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हुआओ उससे उसके साथ है। हुआओ उसे ऑर्डर देती है कि अपने दुश्मन को खत्म करो। सोरान ने कहा कि वो इस बार किनको से भी खतरनाक चीज दिखाएगा जो उसके दादाजी ने मुश्किल समय के लिए सिखाई थी। सोरान इसे आज पहली बार किसी इंसान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसके शरीर से निकलती सफेद रोशनी देखकर सब समझ गए कि वो रेहुई टेक्निक इस्तेमाल करने वाला है। और सोरान ने रेग्युकू के हमले से बचते हुए उस पर पीछे से एक जोरदार हमला किया। वो सीन समझ गया कि ये लड़ाई काफी लंबी और खतरनाक होने वाली है। तेंसुफी के लोग ये देखकर हैरान है कि आखिर छोऊ शुक्रकिन को रायु के बारे में कैसे पता, क्योंकि उसे छुड़ाना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही वॉरियर्स राव का इस्तेमाल कर पाता है,
जिसका निर्माता तेनशीमा है, जो वो तेनसिफू को किसी भी वॉरियर को रिहाओ सिखाने से पहले खुद चेक करते हैं। हो सकता है छाओ शुक्र का एक महान वॉरियर में से एक था। सोरान ने रेग्युको को चेतावनी दी कि उसकी किंकाओ रायो के आगे बिल्कुल नहीं चलने वाली, पर फिर भी रेग्युको बाज नहीं आया। जिसके बाद सोरान ने अपनी पूरी ताकत से उस पर रायु से वायर किया, पर उसके जवाब में रेग्युको ने एक ब्लैक की इमिट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सोरान की तकनीक काबिले तारीफ है, पर उसकी रायु खुद उसे तांची सामान्य सिखाई है जो साउ सोरान पर भारी पड़ रही है। फूसीन ने कहा कि सोरान अब नहीं बचने वाला, पर रेग्युको हुआओ ने आराम से रोक दिया और कहा कि तुम अगर मेरे नौकर के साथ ऐसा करोगे तो वो जंग टेनसुफी और एक्सप्रेस डिलीवरी के बीच होगी। योकिसान को रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते रेग्युको चाहता है कि सोरान रातें टाइसो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले। उसे जीतने वाला सक्सेसर टेंसी के लिए चुना जाता है। उसे लगता है कि सोरान में उसे जीतने का पोटेंशियल है। अगले दिन हुआओ और सोरान को कहीं पर जीतते हुए दिखाया जाता है, जहां उन्हें जोआन ने भेजा है। कुछ ही देर में वो दोनों एक विला में आ पहुंचे। हुआओ ने कहा कि वो कुछ दिन वहाँ रुकने वाले हैं, जहाँ वो उसे ट्रेनिंग भी देगी, पर सोरान को लगता है कि उससे पहले काफी कुछ पता है और यहाँ रेग्युको का एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। पर सोरान भी तो उससे हारा ही नहीं, पर उसे तो पता ही नहीं कि कल रेग्युको ने सिर्फ अपनी एक तिहाई पावर का इस्तेमाल किया था। हुआओ ने उसे पहले भी समझाया था कि उसे पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अगर सोरान को अपने ग्रैंडपा शाक्र किंग के बारे में बेहतर जानना है तो उसे पहले एक टेंची का सक्सेसर बनना होगा, क्योंकि 65th टेंसी चाओस जिहाई ही है, उसे ये सब बता सकते हैं। जब वो दोनों दरवाजा खोलते तो अंदर किसी को देखकर सोरान और ज्यादा डर जाता है और इतने में हुआओ उसे लात मार के अंदर फेंक देती है। उसे तो लगा था कि हुआओ यहाँ मरमरा कर उसकी चटनी बना देगी, पर ये क्या, हुआओ ने उस पर प्यार से पकड़ा और हिलने से मना किया। सोरान के मन में उसे देखकर कुछ कुछ होने लगा, पर अचानक हुआओ ने उसे इतना तेज शॉक दिया कि सोरान दर्द के मारे बेहोशी हो गया। जब वो सपने में अपनी की का एंजॉय कर रहा होता है तो हुआओ उसके मुंह और सपनों पर पानी फेर देती है। उसने कहा कि अब हुआओ की ताकत भी सोरान के पास है, पर उसे अब भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि रायु और किनाओ को सिर्फ एक ही महीने में सीखना काफी मुश्किल है। इसलिए हुआओ ने अपनी पावर्स उसे दे दी। जिसके बाद सोरान मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर उन कीज को महसूस करता है। उसे पता लगा कि नई की का नाम नुकफायु है, पर आंखें खोलते उसने हुआओ को अनड्रेस देखा, क्योंकि वो एक उसके नहाने का टाइम है और सोरान की प्रैक्टिस करने का। पर सोरान के फोकस बार बार हुआओ की तरफ ही जा रहा है। जब वो बाहर आकर उसके सामने बैठी तो पहली बार सोरान ने उसकी खूबसूरती को निहारा, पर ट्रेनिंग ना करने पर उसने सोरान को थप्पड़ जड़ दिया और कहा तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। पर वो फोकस तो जब कर पाए जब वो हुआओ उसके सामने से घूरना बंद करे, और यहाँ कोई एसी भी नहीं है। जब हुआओ ने पूरे कपड़े पहने और फिर भी सोरान को ध्यान भटकना देखा तो एक थप्पड़ उसके और जड़ दिया और उससे एक इमेच्योर बच्चा भी कहा। हुआओ ने कहा कि सोरान को फोकस रखना चाहिए। वो दो लेडीज को उसके पास बुला लाई, जिनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों सोरान के मना करने पर भी उसे अनकंफर्टेबल कर रही हैं, इसलिए सोरान ने उन्हें भगा दिया और वो हुआओ के सामने ही प्रैक्टिस करने के बजाय वहाँ से उठकर जाने लगा। सोरान ने कहा कि उसने अपने दादाजी का वादा तोड़ा है, जिसका परिणाम वो पिछली कई दिनों से भुगत रहा है। और इतने दिनों तक सबने उसे आउटसाइडर को समझा, पर सिर्फ बेवकूफ की तरह देखा गया। पर अब वो किसी की नहीं सुनने वाला। इतने में ही हुआओ ने अपना चाकू और उस पर तान दिया और उसे रुकने की चेतावनी दी। इसके बावजूद सोरान उसके सामने ही वहाँ से बाहर आने लगता है। हुआओ काफी गुस्से में थी। उसने एक ही बार में पूरे घर को काट डाला, पर सोरान को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा। जब वो रास्ते से जा रहा होता तो उसे फूसीन दिखती है, जो उस पर काफी टाइम से नजर रखे हुई थी। ने उसे तेंगेकी से जुड़ने का ऑफर दिया, क्योंकि इस तरह सड़कों पर बेसहारा घूमना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। फूसीन ने कहा कि उसके फादर सोरान से मिलने चाहते हैं। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में वो दोनों एक शानदार बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं, जिसकी चौंकाहट देखकर सोरान दंग रह जाता है। असल में टैंग ग्रुप आउटसाइडर्स की मदद करता है और वो जशीन और सेत्सु जैसे आउटसाइडर स्कूल से भी जुड़े हैं। और टैंग ग्रुप का मालिक शीन का फादर फू चोचो है, जिसने सोरान को जोंगो सान से भी मिलाया है, जो एक हाई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट भी है। वो सब चाहते हैं कि सोरान उन्हें ज्वाइन कर ले, जिसका उसे पहले से ही अंदाजा था। चचाओ ने उसे सोचने के लिए टाइम दिया और फिर अपनी बेटी के बारे में उसे पूछने लगा। चचाओ चाहता है कि सोरान शीन को डेट करे, जिसके बाद वो अकेले में ही कुछ बातें करते हैं। वहीं जो ब्रदर्स को सोरान के भागने की खबर मिलती है, जो उसे खूब गालियां भी देते हैं। जो सान को पता लगा कि सोरान इस वक्त तेंगाई के पास है और यॉन ने उसे कहा कि उसे वापस तो हुआओ चैन ही लाएगी, जो फिलहाल अच्छी हालत में नहीं है और सोरान से माफी मांगने के लिए भी तैयार है। उन्होंने हुआओ चैन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया, पर जो ब्रदर्स उसके लिए आपस में बहस करने लगते हैं। इतने में ही कैनकेन वहाँ पर पहुँच जाती है और हुआओ को नए लुक में देखकर पहचान ही नहीं पाई। हालांकि जॉस का टेस्ट अच्छा है, पर हुआओ का तैयार करने का जिम्मा उसने खुद उठाया।
वहीं सोरान ने प्रेसिडेंट से पूछ ही लिया कि वो काइटेगन के लिए अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है। तो चुचाओ कहता है कि हमने तुम्हारे ऊपर पूरी रिसर्च की है, तुम्हारी हर पर्सनैलिटी को हम ठीक से जानते हैं और इतने अच्छे लड़के को वो ठुकरा कैसे सकता है। उसने कहा कि उसका सुकराकीन के साथ भी एक गहरा रिश्ता है। वो बताता है कि 20वीं सदी से पहले आउटसाइडर्स और आम लोग मिलकर रहा करते थे और 1944 में उनकी दुनिया में एक महायुद्ध छिड़ गया। सिचुएशन बढ़ से बदतर होती चली गई, पर सिर्फ जर्शिन और सेत्सो ही अपनी शांति को कायम रख पाए। उन्होंने लड़ाई में शामिल होने के लिए भी साफ इनकार कर दिया और जब युद्ध खत्म हुआ तो आउटसाइडर्स के लीडर्स ने दुनिया से सच को छिपाया और लड़ाई की वजह से आज तक पता ही नहीं चल पाया कि जिसका पता चंचाओ कब से लगाना चाहता था। और उसे पता चला कि आउटसाइडर्स 8 आउटसाइडर्स की स्पेशल पावर्स के लिए लड़ रहे थे जिनके साथ उनका जन्म हुआ था और उनमें से एक पावर है शकुरकीन के काइटेगन स्टाइल और एक पावर थी चंचाओ की ग्रैंडपा फू टेंटो की जिसका नाम है चैनलिंग टेक्निक। वो दोनों ही सक्सेसर्स की पीढ़ियां हैं और यही उन्हें सिमिलर बनाती है। छावन चाहता है कि वो दोनों मिलकर 8 पावर्स की मिस्ट्री को खोज निकालें, पर फिलहाल सोरान को अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए हर इंतजाम वहाँ किया हुआ है। शायद उसे अभी आराम करना चाहिए। इस वक्त सोरान खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है। उसे नान फुकाओ टेक्निक पसंद आई पर उसके मन में हुआओ के लिए अभी भी बहुत नफरत पड़ी है। इतने में फूसीन उसके कमरे में आ पहुंची। उसने सोरान के लिए मसाज का भी इंतजाम किया और तभी वो हुआओ अपने बदले रूप में टैंग ग्रुप का आ पहुंचती है। लगता है उसे हील्स के अंदर डालने में टाइम लगेगा। जब उसने छुआओ सोरान के बारे में पूछा तो रेसिप्टेंट ने समझ गई कि ये भी कोई आउटसाइडर ही है। उसने कहा कि सोरान अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है, पर हुआओ तो जैसे ठान के आई है कि वो उसे बिना मिले तो नहीं जाएगी। पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो फिलहाल किसी आउटसाइडर को अंदर जाने के परमिशन नहीं दे सकती और तभी 2 मुस्टंडे उसे उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। पर आम इंसान उसकी आगे कार टिकने वाले थे, पर हील्स के कारण हुआओ एक बार और मुंह के बल गिर पड़ी और फिर सोरान से मिलने की जिद करने लगी। वही सोरान तो मस्त मसाज का मजा ले रहा है। शायद मसाज देने वाली लड़की भी एक आउटसाइडर ही है जो कई एक्टिवेशन जानती है। सोरान तो जैसे किसी जन्नत में है। वो सीन समझ नहीं पा रही कि उसके फादर ने सोरान में ऐसा क्या देख लिया। उसने कहा कि वो तो सोरान को ठीक से जानती तक नहीं, तो डेट पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर चुआन ने कहा कि तुम एक साथ रहकर और करीब आ जाओगे। चुआन के 5 बच्चों में सीनी इनहेरिटेड आउटसाइडर है जो चैनलिंग का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए इस काम को वही बखूबी कर सकती है। और अगर वो अपने फादर्स के ऑर्डर को टालते तो इशू उनकी फैमिली का नाम खराब होगा, क्योंकि अपने पिता के लिए उसे इतना तो करना ही चाहिए। फू सीन ने नाना को बाहर भेजा और सोरान से उसके फैसले के बारे में पूछा, पर अभी भी तेंगे की उसे कुछ खास पसंद नहीं आई है। फिर सीन कहने लगी, क्या तुम फिर से उस सन की लड़की के पास जाने को तो नहीं सोच रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ की देखभाल ज्यादा उसकी खातिरदारी पसंद है? पर चाहे कुछ भी हो, सोरान को हुआओ के हर एक्शन के पीछे एक मजबूत कारण तो दिखता है। हालांकि उसे किसी भी तरह की शर्म और संस्कार नहीं है और वो अपने इमोशंस को छुपा कर रखती है, पर इसलिए सोरान उसे ठीक से जान भी नहीं पाया और वो नहीं जानता कि वो लोग उससे चाहते क्या है। पर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि हुआओ उसकी चिंता है, हुआओ को उसकी चिंता तो है क्योंकि वो काफी अकेली है और फिलहाल उसने गार्ड्स की हालत खराब की हुई है। हुआओ सिर्फ सोरान से मिलना चाहती है। नए मेहमान से मिलने के लिए 4 लोग आए और कहने लगे कि तुमसे एक लड़की हैंडल नहीं होती और तुम किस काम के हो। उनमें से एक ने हुआओ पर हमला किया जिससे उसने ब्लॉक किया और अपने घुटने से उसके मुंह पर चटनी बना डाली। उसके गंजे साथी ने हुआओ को अजगर की लपेट में ले लिया, पर हुआओ ने उसके साथ एक लड़की को भी मजा चकाया। उनके एक साथी चुप खड़ा हुआओ की स्किल्स को परखता रहा। वो अपने साथियों को पिटता देख रहा था और सोच रहा था कि ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। शायद उसके प्लान कुछ और ही है, क्योंकि जीतने से पहले हर इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी होता है। पर एक बार फिर हम सोरान और सीन को कमरे में जाकर पढ़ाते हैं। वो पूछती है कि तुम जरूर 8 सक्सेसर्स में से एक हो, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से बता दिया, जिसका मतलब वो काफी सीरियस है। अगर सोरान टेंगाकी ज्वाइन करता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। सीन सोरान को दिखाना चाहती कि वो कितनी सीरियस है। उसने कहा कि इस वक्त सोरान को एक लड़की की खास जरूरत है, जिसके बाद उसने खुद को अनड्रेस करना शुरू कर दिया और कहा कि वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकती है और फिलहाल वो सोरान को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। उसने सोरान से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, पर आखिर इतनी सुंदर लड़की को देखकर सोरान जैसा लड़का इग्नोर कैसे कर सकता है। सोरान एक आदमी की तरह महसूस करना चाहता है और काफी एक्साइटेड है, पर उसकी बच्चों जैसी हरकतों की वजह से फूसीन ने उसे कमरे के बाहर फेंक दिया। उसके असिस्टेंट ने कहा कि हुआओ उनकी बिल्डिंग में घुस गई है। जब उसने सोरान को पतली गली से निकलते देखा तो वो कहने लगा कि उसे शादी की इतनी जल्दी नहीं है, पर सीन उसकी बातों से अब तक पक चुकी है। वो सोरान के ऊपर एक के बाद एक हमले करती गई, पर वो बेचारा अहिंसावादी की तरह उन्हें झेलता रहा। सीन ने कहा कि अगर वो एक मार्शल आर्टिस्ट है तो उसे रोक के दिखाए। सोरान ने किनकाओ से उसे रोकने की कोशिश की, पर सीन कहाँ रुकने वाली थी। तो सोरान के हमलों को भी आसानी से रोक पा रही है। जब सोरान थोड़ा सीरियस हुआ तो सीन ने अपनी टेलीपोर्टेशन से उसे चकमा दे दिया। वही प्रेसिडेंट चाओ को भी घुसपैठे के बारे में खबर मिली, जो एक्सप्रेस डिलीवरी की एक लड़की है।
जिसने सभी एग्जीक्यूटिव्स की हालत खराब करके रख दी है। और उसने आखिरी बच्चे लड़के से चुआओ सुरान के बारे में पूछा। हालांकि वो अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर सकता है, पर इस वक्त वो खुद हुआओ के रूप से सहमा हुआ है। चुआओ ने नहीं सोचा था कि सिचुएशन को काबू में करने के लिए उसे खुद जाना होगा, पर उसका साथी कहता है कि खुद पर्सनैलिटी की जिम्मेदारी लेता है। चुआओ के बच्चों को लगता है कि उन्होंने एक मामूली लड़की से हार कर तेंगाकी के नाम को मिट्टी में मिला दिया है, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उस लड़की में बहुत कमाल की स्ट्रेंथ है। दूसरी ओर फोर्सीन अपनी पूरी ताकत से चुआओ सुरान को मात देने में लगी है। आखिरकार सुरान को किंगो से उससे तोड़ ही दिया, पर सुरान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है। उसने कहा कि गुस्से वाली सीन दरअसल असली नहीं है, जो उस लड़की से काफी अलग है जिससे वो पहली बार मिला था। सुरान को लगता है कि वो उसे हरा तो नहीं सकता, पर उसकी स्किल को तोड़ जरूर सकता है। पर जीतने के बाद सीन को वो करना होगा जो सुरान चाहता है। इतने में जोंगासुन हुआओ का सामना करने जा पहुंचा, पर हुआओ अब उस सबसे लड़कर काफी थक चुकी है। पर किसी ने उस बेचारी को चुआओ सुरान का पता नहीं बताया। जांगो सान ने नहीं सोचा था कि खतरनाक घुसपैठिए एक प्यारी सी लड़की होगी, पर वो भी उसे सबकी तरह यहाँ रोकने आया है। अगर सभी एग्जीक्यूटिव्स ने हुआओ के सामने हथियार डाल दिए तो आखिर कौन तेंगाई की इज्जत उस लड़की से बचाएगा। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ जंगो सान है। चलते हुए वो सभी उसी हॉल में आ पहुंचते हैं जहां उनकी आखिरी उम्मीद हुआओ से मुकाबला कर रही है। जोंगा हुआओ को पूरी ताकत देता है। उसकी पावर देखकर तो एग्जीक्यूटिव से खुद को कमजोर समझने लगे। जोंगा के आखिरी हार ने जैसे हुआओ के शरीर को सुनकर डाला। जोंगा ने कहा कि ये लड़ाई हुआओ की जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी। जोंगा ने अपने हाथों को एक जेली से कवर कर लिया। हुआओ को इस बार थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इस मामले से जोंगा किसी इंसान के शरीर के पानी को सुखा सकता है, और उसने हुआओ के साथ भी ठीक वैसा ही किया। उसका सर दर्द के मारे फटने लगा, पर ये क्या, उसने अपना सर जमीन में पटक कर उस दर्द को बेअसर कर दिया, जिसके बाद जोंगा को अपने अंदाज बदलना पड़ा और उसने एक सीक्रेट वेपन से हुआओ को सरप्राइज कर डाला, जिसने उसकी कमर को चीर कर डाला। उस वेपन का नाम हुकुरसुई है, जिन्हें वो जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल जोसान की तरह। जोंगा ने अपने हमलों से हुआओ को चखाना शुरू कर दिया। वो एक बार में कई सारे वेपन्स को एक साथ इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहा है। छोटे एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि इस तरह के हथियार काफी पहले से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक से भी किसी हथियार को अपने शरीर को हिस्सा बनाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चारों ओर की को महसूस किया जा सकता है। और जोंगा तो इसमें मास्टर है। वो अभी लड़ाई को खत्म कर देना चाहता है, जिसके लिए उसने हुआओ के बालों से जकड़ लिया और उस पर हमला करना चाहा, पर वो खुद बाल बाल बचा। आखिर हुआओ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। उसकी स्किल्स ने जोंगा को इम्प्रेस कर डाला, पर हुआओ ने कहा कि वो भी उस पर काफी जुल्म कर चुके हैं। पर असल में लगता है कि हुआओ उनकी पूरी टीम पर जुल्म कर रही है। पर इस बार उसने अपनी हील्स को उतार दिया ताकि वो इस मुकाबले में अपनी बेहतर पकड़ बना सके। वहीं पर सुरान ने सीन को हाइपोस्पोकन जैसे अटैक को आसानी से डॉज कर दिया। वो देखना चाहती कि उसने वो कैसे किया, इसलिए उसने सुरान पर हाइपोकन की बौछार करनी सोची। पर इतने में सारे अटैक्स के बावजूद सुरान ज्यों का त्यों खड़ा रहा और सीन उसे छू तक नहीं पाई। सुरान ने कुछ किंको जैसा कुछ इस्तेमाल किया या वो रायो था। आखिर वो था क्या? सुरान कहता है कि शायद वो शर्त जीत चुका है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। पर सीन के रोकने पर उसे लगा कि वो अपना वादा भूल रही है, पर असल में तो फू सीन जानना चाहती कि सुरान की डिफेंस टेक्निक कौन सी थी। उसने बताया कि रायो का ही एक वर्जन है जिसने उसे खुद इन्वेंट करके लिटिल व्हाइट बग का नाम दिया। फिर सीन ने कहा कि इससे पहले उसका माथा सनक जाए तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। पर जाते हुए उसने एक सवाल सीन से पूछा कि क्या अगर वो यहाँ से चला जाए तो वो अपने फादर की रेपुटेशन के लिए उसे नहीं रोकेगी। पर सीन कहते कि उसने जुबान दी है, इसे तोड़ने पर उसके परिवार का मान घटेगा। सुरान को अचानक लगने लगा कि कहीं फू सीन को उससे प्यार तो नहीं होने लगा है, क्योंकि उसे सुरान की इतना चिंता नहीं थी। अब हील्स उतारने के बाद हुआओ जोंगा पर बारी पड़ती दिख रही है, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। और तभी उस फॉल में चानो भी आ पहुंचता है और अब जोंगा भी उसके सामने अपनी रेपुटेशन नहीं खोना चाहता, इसलिए उसने इस बार हुआओ पर गुस्से में हमला किया। पर हुआओ ने जैसे उसका मजाक ही बना डाला। उसने कहा कि ये हील्स तो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। जोंगा को समझ नहीं आ रहा कि इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी हुआओ बेवकूफ जैसा बर्ताव क्यों करती है, और इतनी देर में मुकाबले के बाद भी उसकी सांस तक नहीं चढ़ी। हुआओ अब बोर होने लगी है। वो यहाँ खेलने नहीं बल्कि चो सुरान को लेने आई है, इसके लिए उसने जोंगा से प्लीज भी कहा। उसे लगा कि ये मौका अच्छा है। वो कहने लगा कि वो सीरियस होने वाला था, पर एक मासूम लड़की की सूरत देखकर उसे रहम आ रहा है। वो चाहता है कि हुआओ ठीक से रिक्वेस्ट करे ताकि उसे अपनी मेहनत का इनाम दे सके। उसने हुआओ से गाइडेंस के लिए कहा, पर हुआओ ने उसका सर नीचे झुकाकर कहा कि अब तुम गिड़गिड़ाओ, क्योंकि मुझे रोकने तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जोंगा ने चालाकी करी तो हुआओ ने हील्स को सही इस्तेमाल करते हुए उसे नई सींग लगा दिया। फिर वो चाओ से सुरान के बारे में पूछने लगे, पर इतने में इस छत सीधी जोंगा के सर पर आ गिरती है, क्योंकि सीन ने उसे पटक कर मारा। जब सुरान जबरदस्ती उसका नंबर मांग रहा था तो वो हुआओ को पहले तो पहचान नहीं पाया। हुआओ ने कहा कि वो उसे यहाँ से लेने आई है और जिंदगी में पहली बार अपनी गलतियों के लिए हुआओ ने उससे माफी मांगी
और वो भी सर झुकाकर। यही नहीं, उसके लिए लड़ती भी रही। और उसकी सुंदरता देखकर वो समझ गया कि इसके पीछे जोयान है, जो वापस जाने पर उसे चिढ़ाएगा। इसलिए सोरान हुआओ को अपना गुलाम बनाकर अपना बदला लेना चाहता है। उसने पहले तो चुआओ से माफी मांगी और कहने लगा कि वो पहले ही एक्सप्रेस डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है और अब उसके जाने का टाइम है। उसकी इन बातों ने चुआओ को गुस्से में भड़का दिया, क्योंकि सोरान ने टेंगाई का इंसल्ट किया है, जिसके लिए उसने सोरान को मुकाबला करने को कहा, जिसमें कोई और बीच में नहीं आएगा। चुआओ की फील करने के बाद सोरान के रोंगटे खड़े होने लगे, पर फिर वो बोल पड़ा कि उसने फैसला बदल लिया है। और ये सुनते ही चुआओ हंसने लगता है, जैसे वो उसे आजमा रहा है। उसे सोरान की चालाकी पसंद आई, जिसके लिए उसने सोरान को अभी के लिए हुआओ के साथ जाने की इजाजत दे दी। पर अचानक जोंगा उठ खड़ा हुआ और फिर हुआओ ने मुकाबला करने की जिद करने लगा। चुआओ ने कहा कि पहले तुम अपना हुलिया देखो। जोंगा की जिद देखकर सोरान को लगता है कि हुआओ तो उसे खत्म ही कर देना चाहता है। इसके बाद जोंगा ने गुस्से में अपने वेपन्स दे मारे और हुआओ के शरीर से खून बहने लगा, क्योंकि सोरान ने ही उसे हिलने के लिए मना किया था। जोंगा को इस हमले के बाद अपनी ताकत पर घमंड होने लगा। चुआओ ने उसे हंसते देखा, उसका गला दबोच लिया और कहा कि एक लड़की पर पीछे से वार करने वाले के लिए टेंगाई में कोई जगह नहीं है। उसने जोंगा को वहीं खत्म कर दिया। सोरान हुआओ का खून फैलता देख काफी घबरा गया। चुआओ ने अपनी और शिंतो पावर से फूकलैंड के डॉक्टर की आत्मा का आह्वान किया, जिसका नाम ओ शिचू है। दरअसल हुआओ का दिल और लिवर दोनों काम करना बंद कर चुके हैं और उसे खून की जरूरत है। पर तभी खबर मिलती कि एक्सप्रेस डिलीवरी के मेंबर्स भी वहां आ पहुंचे हैं। उन्हें देखते ही सोरान अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा, पर जो यॉन कहता है कि इसे उसने भी शुरू कर दिया है, इसलिए वो इसे ठीक भी करेगा। जो शाइटन जो से हो सकता था वो कर चुका। असल में शितौन उसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता, पर जो सान ने उसे उठाया और वहां से चल पड़े। सोरान हुआओ की इस हालत के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है। जब जो यान ने उसे चिंता करने के लिए मना किया तो सोरान उस पर भड़क पड़ा। जो सान ने कहा कि वो हुआओ को रीसेट करने वाले हैं। सोरान उसके शरीर से एक आवाज सुनता है, जो एक नॉर्मल घायल इंसान से नहीं आती, और उसका खून भी उसे रुक चुका है। क्या वो ठीक हो चुकी है? सोरान के मन में सवालों का बवंडर आ चुका है। उसने जो ब्रदर्स से पूछा शुरू कर दिया। वो जानना चाहता है कि हुआओ ऐसी क्यों है और उसके लिए हुआओ ने अपनी जान दांव पर क्यों लगाई। यॉन ने कहा कि शायद वो उसे दिल से चाहती होगी, पर असल में उसे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। पर वो सोरान को कंपनी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, क्योंकि सोरान तेंसुफी से जुड़ा हुआ है और अगला तेंशी बनने का भी उसमें पोटेंशियल है। पर इस काम के लिए उन्होंने हुआओ को क्यों चुना और उसने अपनी मनमर्जी कैसे करवाई? जो सान कहता है कि वो भी सोरान की तरह ही उनके पास आई थी, क्योंकि उन्होंने हुआओ के पास्ट के बारे में भी काफी छानबीन की थी। फिलहाल वो नहीं जानती कि वो पीड़ा कब और कहाँ हुई। उसकी याददाश्त के साथ उसका पास्ट भी धुंधला पड़ गया है। फिर हमें रेग्यू को दिखाया जाता है, जो सेंसेई के साथ कुछ बात कर रहा था और जाने के लिए उठने लगा। सेंसेई ने कहा कि तुम तेंशी सामा के आखिरी उत्तराधिकारी हो, कम से कम हमारे यहाँ खाना तो खाओ। पर रेग्यू को अपने दुश्मनों के लिए सबूत नहीं छोड़ना चाहता और वहाँ से निकल जाता है। पर असल में सेंसेई कुछ देर बाद जेचैन से मिलने पहुँच जाता है, जो उसके बेटे के साथ बिजी है। उसने अपने बेटे को इस हरकत के लिए खूब पीटा, पर वो तो उसे अपना मान बैठा है। जेचैन ने कहा कि वो कोदिन की कब से हो गई। सेंसेई उसके कदमों में झुककर कहने लगा कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा, पर उसने रिन को जाने देना होगा। कोरिन चाहती है कि कोरिन तेंशई के सक्सेस के लिए हिस्सा ले, पर इतने में चिंचू वहाँ आ पहुँचता है, जो जेचैन से कुछ बात करना चाहता है। चिंचुन जानता है कि जब तक जेचैन यहाँ है तब तक सेंसेई और उसका बेटा तो नरक का जीवन भुगतने वाले हैं। उसने कहा कि इतने बड़े बंगले में तो उन जैसे विलन्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है, इसलिए रियोबे अपना काम शांति से कर पा रहा है और उस पर एक नजर डालने को टाइम है। उन्होंने वहाँ शुमोन को भी देखा। रियो ने बताया कि वो चाओ शुक्रकिन के मेमोरीज को पूरी तरह से निचोड़ चुका है और शुमोन उसकी स्किल से काफी इम्प्रेस्ड है। अब रियो शुक्रकिन की थोड़ी सी बची मेमोरी को भी महसूस करने वाला है। जब शुमोन ने काइटेगिन स्टाइल के बारे में पूछा तो रियो ने कहा कि तुम ही अपनी आंखों से देख लो। उसने देखा कि कौशिन के युद्ध में बचे वाले इंसान की शक्ति हो, पर रियो और जेचैन ने शुमोन से एक बात छुपाई थी, जिसे सुनते वो काफी खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सब कुछ देख ही चुके थे, इसलिए अब इस इन्फॉर्मेशन को नष्ट कर देने में ही भलाई है। पर रियो की अगली चाल से एक्सप्रेस डिलीवरी की दुनिया जरूर हिलने वाली है। दूसरी ओर हुआओ को अभी तक सोता देख सोरान काफी दुखी है। जो ब्रदर्स ने कहा कि तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए, वो दोनों हुआओ के लिए खाना लाते हैं, इसकी उसे उठते ही जरूरत पड़ेगी, पर उससे पहले सोरान को स्कूल जाना होगा। हुआओ को एक बार मुड़ के देखना चाहते और चला जाता है, पर जो ब्रदर्स के मन में कुछ तो बात है जो वो सोरान से हुआओ के बारे में छुपा रहे हैं। जब सोरान को इसके बारे में पता लगे तो उनके पास नया बना भी तैयार होगा और उनकी बातों के बीच हुआओ उठ खड़ी होती है और गुड मॉर्निंग कहती है। पर यॉन काफी गुस्सा है, क्योंकि अगर वो एक नॉर्मल लड़की होती तो कब का स्वर्ग चिदार चुकी होती, पर अभी भी वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। जोसान ने पूछा कि तुम्हें इस हमले से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, पर हुआओ तो सिर्फ सोरान के ऑर्डर्स का पालन कर रही थी। अगर वो हिलते तो सोरान वापस नहीं आ पाता। ना जाने क्यों उसे सोरान से इतना लगाव हो गया है, हालांकि वो है तो एक लूजर ही।
तभी जोसान को एक फोन आता है, पर सोरान के मन में अभी भी कई सारे सवाल चल रहे हैं। लेकिन ये क्या, रयू उसका जंगल में पीछा कर रहा है। पर सोरान ने उसे पकड़ लिया और पहचान भी लिया। रयू उसे देखकर काफी डर जाता है और अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है। जब सोरान ने कहा कि वो अकेला ही है तो रयू उससे माफी मांगने लगा। फिर उसने अपनी पावर्स के बारे में बताया कि कैसे वो लोगों की कीस और आत्माओं को कंट्रोल करते हैं। और शाकरुकीन की मेमोरीज उसने इसलिए चुराई क्योंकि वो काइटेगन के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए उनका अगला निशाना अब सोरान है। उसके पास शाकरुकीन के मरने से पहले की कुछ मेमोरीज हैं। वो मेमोरीज उसने सोरान के हाथों में दे दी। पर सोरान को अभी भी उन पर भरोसा नहीं हो। व्यू कहता कि तुम्हें सब कुछ देखना है तो इसे अपने माथे से टच करना होगा, नहीं तो फेंक दो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर व्यू को तभी पता लगता है कि सोरान वॉर और 8 पावर्स के बारे में सब कुछ जानता है। उसने कहा कि जेंसेई के लोगों का 8 पावर से कोई लेने देना नहीं है, पर वो सोरान को भी जेंसेई का मेंबर समझते हैं। इसलिए वो चाहते कि सोरान अभी मजाक करे। पर सोरान हिम्मत करते हुए जैसे ही उसे अपने सर से टच करता है तो वो तेजी से कहीं दौड़ने लगता है, ये कहते हुए कि उन्होंने मुझे लुल्लू बनाया। सोरान सीधा हुआओ के पास आ पहुंचा, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। दरअसल 12 साल पहले उसके दादाजी की यादों में हुआओ थी, जो हुबहू आज जैसी दिख रही थी। जब उसने फोन किया तो उन्होंने उसे एक हॉस्पिटल में बुलाया, जहाँ जोसान के पिता जो जोसाओ से कुछ दिनों से कोमा में है और हाल ही में उन्हें होश आया है। उन्होंने सबसे पहले सोरान को देखने की इच्छा जताई, पर इन सबसे पहले सोरान जो ब्रदर से हुआओ के बारे में कुछ सवाल करना चाहता है, जिसने 12 साल पहले उसके ग्रैंडपा की जान ली थी। और हुआओ ने कहा कि तुम ठीक हो, मैं नहीं उनकी कातिल हूँ। और इतना सुनते ही सोरान आग बबूला हो उठा। और जो शू ने उसे शांत करते हुए कहा कि पहले तुम मेरी बात सुननी होगी। मेरी और अम्मू की कहानी, दरअसल वो हुआओ को हमेशा से अम्मू की बुलाते हैं, और ये बात है 1944 की, जब उनकी मुलाकात हुआओ से पहली बार हुई थी। लगभग 70 साल पहले हुआओ को जंगल में देखा गया था, जहाँ 2 लड़कों ने उसे देखते उसके साथ दुष्कर्म करने की सोची, क्योंकि हुआओ कुछ बोल और समझ नहीं सकती थी। इस बात का वो फायदा उठाना चाहते थे, पर वो तभी एक कपल ने मौके पर आकर उन्हें भगा दिया और हुआओ को अपने घर ले गए। और वो दोनों शाओ के पेरेंट्स थे। शाओ को बचपन में पप बुलाया जाता था। हुआओ के हुलिये से तो लगता था कि वो अमीर घर की बेटी है, पर वो ना तो कुछ बोलती और ना कुछ समझती थी। पप की मॉम ने कहा कि अगर उसके माँ बाप का पता नहीं चलता तो वो उसे गोद ले लेंगे, क्योंकि उसका अकेला घूमना काफी खतरनाक हो सकता है। काफी दिन खोजबीन करने के बाद भी हुआओ के पेरेंट्स का पता न लगने पर उन्होंने उसे अपने गांव में ही रखने का फैसला लिया, पर वो किसी भी बात को जवाब नहीं देती थी। और एक दिन उसने पप्पी को खाना समझकर काट लिया, जिसके बाद उसका नाम अमू पड़ गया। एक दिन उसने अपना नाम फू हुआओ लिखकर दिखाया, और अब शो की मॉम उसे कई सारी चीजें पढ़ने लगी। पर जब उन्होंने हुआओ से उसके पास्ट के बारे में पूछा तो वो जोर जोर से सर पकड़कर रोने लगी। उसकी हालत देखकर शो उसके भागकर उसके वैद्य को बुला के लाई, पर जब तक वो ध्यान में बैठी मिली, डॉक्टर ने उसकी की को महसूस कर लिया और कहा कि इस बात को वो लोग गांव वालों से छुपा कर ही रखे तो अच्छा है। एक रात जब पप उसकी की ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा था तो हुआओ ने कहा कि उसने पप के अंदर भी की महसूस की है। जरूर वो भी एक आउटसाइडर है, पर वो हमेशा अपनी की से अनजान था। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर कुछ और देर प्रैक्टिस करने के बाद हुआओ ने की एक्टिवेशन करना सीख ही दिया। सऊ अब अच्छा महसूस कर रहा था, और जब उसने की एक्टिवेशन कर ली तो इस बात को उसने सबसे छुपा कर रखने का फैसला किया, जिसे सिर्फ हुआओ जानती थी। जब एक दिन शो की मम लोकगीत गा रही थी तो हुआओ को भी उसने इंटरेस्ट आ गया, जिसके बाद वो भी पीछे पीछे गाने लगी। और इसी के साथ 5 साल बीत गए और शो की मौसी ने हुआओ के लिए एक रिश्ता भी ढूंढ लिया, जिसके लिए उसके पिता भी राजी थे। आखिर कब तक हुआओ को अपने घर में रखते, लेकिन शो को ये हरगिज मंजूर नहीं था। उसकी मॉम ने कहा कि एक और बार वो हुआओ के पेरेंट्स को ढूंढेंगे, और अगर वो नहीं मिले तो हुआओ को कानूनन गोद ले लेंगे। कि पिता को तो हुआओ एक लड़की की तरह लगती ही नहीं। जब उन्होंने हुआओ से पूछा कि क्या हम सब तुम्हें पसंद हैं, तो उसने तो अपना माथा ही पकड़ लिया, और उस रात हुआओ काफी ज्यादा रोने लगी। तब उसकी मॉम ने उसे हमेशा अपने पास रखने का वादा किया। कुछ दिनों बाद कुछ लुटेरे ने उनके गांव में आकर आफत मचा दी, और जब उनकी नजर हुआओ पर पड़ी तो उन्होंने अनाज के बदले में उसे ले जाने का फैसला किया। शुआओ के पिता की लाख रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्हें मार डाला। जब हुआओ ने उन्हें रोते हुए देखा तो कहा कि उनके आंसू उनके अकेलेजे का दर्द को दे रहे हैं। वो उन्हें खुश और गुनगुनाते हुए देखना चाहती है और सब करना चाहती है जिससे उन्हें खुशी मिले। उसकी मॉम ने कहा कि मैं तब खुश होंगी जब ये दरिंदे मेरी आंखों से सामने मर दिए जाएंगे। और हुआओ ने इससे एक ऑर्डर की तरह लिया और वहीं उन बदमाशों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पर शो जो देख पा रहा था और कोई नहीं देख सकता था, उसने हुआओ के अंदर एक मॉन्स्टर देखा, और इस घटना के बाद गाँव वालों ने हुआओ को वहाँ से राक्षस समझकर भगा दिया। पर शो और उसकी मॉम उसके पीछे गए और उन्होंने उन्हें पेड़ के नीचे खड़ा किया, वादा किया कि उसके परिवार को यहाँ जरूर ढूंढ कर लाएगी। पर जब तक हुआओ किसी की जान नहीं लेगी, पर उन्होंने हुआओ के साथ धोखा किया और उसी दिन गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। वो एक ऐसी लड़की के साथ अपने बच्चों को नहीं देखना चाहती थी जिसके पास इमोशंस ही ना हो।
और इस दिन के बाद हुआओ ने शाओ की मुलाकात हुई है लगभग 50 सालों बाद। हुआओ ने जंगल में कई जानवरों के साथ अपना जीवन काटा और फिर से अपने परिवार की खोज पर पड़ी। 1993 में जो शाओ के दोस्त ने उसे खबर दी कि एक अनजान लड़की को पुलिस ने पकड़ा है और वो हुआओ ही थी, जिसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बड़ी थी। जो शाओ अपने दोस्त से चाहता था कि वो एक बार उस लड़की से शाओ को मिलवा दे। हालांकि सरकारी मामलों में घुसना मुश्किल है, पर वो कोशिश करेगा। हुआओ शहर में कुछ बच्चों के लिए खाना चुरा कर लाई, पर जब उन्होंने हुआओ को शुरू करने के लिए कहा तो उसने खाना खत्म कर दिया। सभी दुकानदार उससे अब तंग आ चुके हैं। हुआओ की हालत देखकर सब उसे चोर ही समझते हैं। एक शाम हुआओ को कुछ गुंडे मिले, जिसे बचाने के लिए एक लड़की हुआओ को अपने साथ ले गई, पर असल में उसने हुआओ की तस्करी की और उसे बेचने की सोची। जब उन्होंने दाई सान और टाइगर को हुआओ की बोली लगाने को कहा तो उसका हाल देखकर वो वहाँ से जाने लगे। आखिर इंसानियत भी कुछ चीज है। पर उस लेडी के साथी ने बताया कि ये लड़की कई सालों से जवान है और उसने कई पुलिस वालों को मार भी डाला है। ये लड़की नई एक मॉन्स्टर है। तो टाइगर को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। उसने हुआओ से उसके बारे में पूछा तो कहा कि उससे कोई उसका खास मिलना चाहता है। टाइगर जब उसे शाओ के सामने ले आया, जब उसने हुआओ के गले लगा लिया तो उसकी स्मेल से हुआओ ने उसे पहचान लिया। पर शाओ ने जब उसके फटे कपड़े, उजले बाल और शरीर पर चोटों के निशान देखे तो उसने अपने दोस्त से एक रिक्वेस्ट की कि हुआओ पर दया न करने वालों को जिंदा दफना दिया जाए। उस दिन हुआओ ने एक्सप्रेस डिलीवरी को ज्वाइन किया, जो शाओ को बस हुआओ के परिवार को ढूंढकर अपनी मॉम का वादा पूरा करना चाहता था। उसने ये बात अपने बेटों से भी छुपाई। जब सोरान ने अपनी दादाजी के बारे में पूछा तो शाओ उसे 12 साल पहले ले गया, जब उसे पता लगा कि जो उसके पास्ट के बारे में जानता है। और उस घने जंगलों में तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही थी। हुआओ को कुछ जिंदा इंसानों की एनर्जी महसूस हुई। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने युत्सु को देखा, जिसके शरीर के खुद के भी बहुत टुकड़े होने लगे, जो कोई काइटेगन स्टाइल की मदद से ही कर सकता था। और ये क्या था? सोरान के ग्रैंडपा छाओ शुक्रकीन ने, जो कोशिन वार के सारे सबूत मिटा देना चाहता था, पर शुक्रकीन भी इस वक्त घायल हालत में था। उसने हुआओ को देखते ही पहचान लिया। वो जानना चाहती कि असल में वो है कौन, उसका परिवार कहाँ है, और वो सब कुछ यहाँ से नहीं बताने वाला। अगर हुआओ को सारे राज जानने हैं तो उसे सोरान की हिफाजत करनी होगी, पर ये सब उसे सोरान से छुपकर करना होगा, क्योंकि वो सोरान को आउटसाइडर्स की दुनिया से दूर रखना चाहता था। शाओ ने पूछा कि आखिर वो उसकी बात पर कैसे भरोसा कर लें। शुक्रकीन ने उसे कोशिन वॉर की वजह बताया और हुआओ के पास्ट भी कोशिन वॉर से जुड़ा है। पर अगर उसे वो राज जानना है तो सोरान को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि शाक्रुकीन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचने वाला। शाक्रुकीन चाहता कि हुआओ अपने हाथों से उसे मार डाले, ताकि कोई और आकर उसके सीक्रेट्स ना जान ले। हुआओ ने उससे सोरान की रक्षा का वादा किया, जिसके बाद शाक्रुकीन ने उसे सोरान को देने के लिए एक मेमोरी दी, जिसके बाद हुआओ ने अपने हाथों से उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद हुआओ अपना प्रॉमिस पूरा करने में जुट गई और 12 सालों तक सोरान का पीछा करती रही। और मिलने पर उसने ऐसा जताया कि वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं। तो शाओ ने कहा कि अगर सोरान को इस पर भरोसा नहीं तो ना ही सही, पर हाओ अपना वादा बिल्कुल नहीं भूल सकती। उसने ये भी कहा कि 1944 में तेंसुफी का एक आउटसाइडर गायब हो गया था, जिसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं मिला। उसे तेंसील के काइगी ने ढूंढने निकाला और शाओ को लगता है कि वो कोई और नहीं, छाओ शुक्रकीन था, जो पहले तेंसुफी का हिस्सा हुआ करता था। जो शाओ चाहता है कि सोरान को तेंसी सक्सेसर में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वही उसे सारे जवाब मिलेंगे। और अब उसके जाने का टाइम भी आ चुका है। हुआओ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर लोकगीत गाना शुरू कर दिया। उसके मरने के 2 दिन बाद सोरान उनसे मिलने वापस आता है, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। सोरान अब समझ चुका है कि वो आज अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, बल्कि कुछ लोगों की मेहरबानी की वजह से जिंदा है। और सच का पता लगाने के लिए सोरान राते ताइसुबी में हिस्सा जरूर लेगा। और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है।